तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोगों को सबसे पहले तो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को क्विकली रिकॉल करना है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करना है। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग एंटायरली क्विक रिविजन्स कर रहे हैं, साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो वेल क्लियर हो जाए। तो एक बार क्विक रिकॉल करते हैं जो भी अभी पढ़ा है। चार्ज पे हमने काम किया है और चार्ज पे हमने बात की है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया सामने कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी होता है तो क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे एटम में होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के टर्म में तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आपका NaCl है। ठीक, अब ये NaCl यदि ब्रेक होगा तो कैसे होगा, NaCl के ब्रेक को मैं समझाता हूं और आपको चार्ज का ट्रांसफर समझाता हूं आज की क्लास में। ठीक है, तो एक एटम आपके पास है सोडियम, जिसे हम Na बोलते हैं, नेट्रियम इसका लैटिन नाम है जहां से ये आया, और एक एटम है आपके पास क्लोरीन। ठीक, सोडियम का यदि एटॉमिक नंबर आप देखो तो ये होता है 11। ठीक, क्लोरीन का यदि एटॉमिक नंबर आप देखो तो ये होता है 17। सोडियम को यदि आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा 2, 8 और 1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सोडियम के पास ये बीच में होगा एंटायर मास कंसंट्रेटेड। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर दो। ठीक, और सेकेंड ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। और थर्ड ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। और हर एटम चाहता है ऑक्टेट बनाना, क्योंकि ऑक्टेट की कंडीशन को एटम स्टेबल मान के चलता है। ठीक है, इसी तरीके से चलो पहले मैं क्लोरीन भी आपको बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में यही कंडीशन बनेगी। एक्चुअल में 2n² रूल अप्लाई होता है जो मैंने बताया था आपको। इस रूल से फर्स्ट ऑर्बिट में यानी k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, l ऑर्बिट में कितने निकलेंगे, m ऑर्बिट में कितने निकलेंगे, n में कितने निकलेंगे, ये आप देख सकते हो। k में 2 निकलेंगे, n की जगह 1 रख दिया, 2 रखोगे तो 8, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 आ जाएंगे, और फोर्थ ऑर्बिट में n की जगह 4 रख दो, 16 2 32 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो क्लियर किया हमने। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास सेंटर में पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर सेंटर बनता है, यानी न्यूक्लियस बनता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुराना भी क्विकली पूरा रिकॉल करा रहा हूं मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और आज की नई चीजें सिर्फ ये है कि आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिगिन कर देंगे फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप क्विकली देख लो। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 2 आएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में। वैसे तो थर्ड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बेटा थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की कंडीशन में 7 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे, क्योंकि 7 ही बचे हैं। अब एक्स्ट्रा तो आप कहीं और से ला नहीं सकते, इसके पास है ही इतने इलेक्ट्रॉन, तो 7 आ जाएंगे। अब ये दोनों क्या करते हैं वो समझो आप। ये दोनों करते ये हैं कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, और एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये रिलीज करता है तो ये अपने आप को स्टेबल मान लेता है, और ये बन जाता है Na+ आयन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ये क्लोरीन ले लेता है, और क्लोरीन बना लेता है Cl- आयन। इस तरीके से ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, NaCl। तो कंपाउंड के बनने में भी बहुत बड़ा रोल होता है इन चार्ज पार्टिकल्स का। ठीक है, इसीलिए बोला गया था, और आपने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि चार्ज के पास क्या प्रॉपर्टी होती है। चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मोलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उन एटम्स को कंबाइन करने का काम करता है, और जो फोर्स उनके बीच में लगता है वो भी इलेक्ट्रिक नेचर का होता है। तो ये बात आपने देखा था, वो इसी से रिलेटेड है। इस तरीके से यदि आपको NaCl का फॉर्मेशन दिखाना है
तो आप दिखा सकते हो। और इस फॉर्मेशन की मदद से आपने ये क्विकली समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एटम्स के बीच में होता क्यों है। तो जनरली ये ट्रांसफर तब होता है जब कोई कंपाउंड बनता है। तो यहां से Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दिया। तो Na यदि इंडिविजुअली देखा जाए तो Na पॉजिटिव आयन कहलाएगा, क्लोरीन इंडिविजुअली Cl माइनस आयन कहलाएगा। लेकिन जब ये कंपाउंड बना लेगा तो ये कंपाउंड अभी कोई चार्ज नहीं देगा। लेकिन जब इस कंपाउंड को वापस से हम पानी में डालेंगे तो ये वापस से दो चार्जेस के फॉर्म में आपको मिल सकता है, Na+। अब इस चार्ज को जब ये चार्ज किसी आयन के फॉर्म में आ जाता है, वैसे तो हम पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, वैसे तो हम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल जो होंगे, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब इससे कम में हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। हालांकि अब ब्रेक करना पॉसिबल हो गया है, पर हम इन्हें एलिमेंट्री मान के पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इनके बारे में आपने देखा था कि इन दोनों के पास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होता है। वैल्यू भी आपने याद की थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। कूलाम होता है SI यूनिट चार्ज का, ये भी आपने देखा था। इन दोनों में ही चार्ज यही होगा, बस प्रोटॉन में प्लस चार्ज लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन में माइनस, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कहां होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था, हाँ, लेकिन मास के केस में हमने देखा था कि न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा था। कितना था, 6.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये था मास किसका, न्यूट्रॉन का, जो कि सबसे ज्यादा था। फिर हमने मास लिया था न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास भी लगभग इतना था, बस इस 5 की जगह हमने क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था। और फिर इसके बाद हमने मास लिया था इलेक्ट्रॉन का, जो बहुत कम था इन दोनों के कंपेयर में। कितना था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हालांकि कोई रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको याद करो, पर इतना एटलीस्ट याद रखो कि सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही एक्चुअल में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इसीलिए पूरा, किसी भी एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के फॉर्म में सेंटर पे स्टोर होता है, इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। इतना आइडिया हो गया। और किस तरीके से ट्रांसफर होता है ये आइडिया हो गया। तो अब तक मैंने चार्ज का ट्रांसफर बोला है, हर क्लास में आपको ये बताया गया है कि चार्ज क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज इफ देयर अकर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां पे हुआ है, सोडियम ने डोनेट किया है, देन देयर comes the positive charge, and whenever there occur acceptance, or you may say receiving of the electron, it is called नेगेटिव चार्ज। मतलब गेम पूरा इलेक्ट्रॉन ही करता है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपको डेफिनेशन चार्ज की कभी भी लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and if there occur donation of electron, the charge obtained is positive, and if there occur receiving or there occur acceptance of the electron, then charge received or charge you say acquired is नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। SI यूनिट आपने यहाँ पे कूलाम पढ़ी है, क्योंकि कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को स्टडी किया था और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया था, और इस फोर्स की डिपेंडेंसी चार्ज के प्रोडक्ट और डिस्टेंस पर बताई गई थी। हालांकि आप चाहो तो इस फोर्स को रिकॉल कर सकते हो। ये क्या निकल के आया था, K टाइम्स Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 ओवर R², ये निकला था। हालांकि अभी इसको आपको समझना नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक नेचर का होता है, और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इन चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये पूरी स्टडी की गई थी कूलाम के द्वारा, और कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, इसीलिए इनको क्रेडिट देते हुए चार्ज की यूनिट को हम, SI यूनिट को हम कूलाम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके अलावा इस चार्ज के फ्लो की जब बात की जाती है और उस फ्लो का जब रेट लिया जाता है या टाइम के रिस्पेक्ट में उस फ्लो को कंसीडर किया जाता है, तब हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर आप सिंपली बोल दो इस चीज को रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। यदि आप ऐसा बोलते हो द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या फिर आप सिंपली इतना बोल देते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
पर यूनिट टाइम की जगह क्या बोल देते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो दैट कन्वे द सेम सेंस। ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बोलो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो हमने यहाँ पे चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला। तो व्हाट इज करंट, करंट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये होता है Q बाई टी। अब लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए, उस क्लोज पाथ को, कंडक्टिंग पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो लेटर ऑन मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन आज इतना समझ लो आप कि इस तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही चार्ज कहलाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से चार्ज का फ्लो होना कहलाएगा वो, और चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, एक चीज मैं और डिफाइन कर दूं आपको, ये जो चार्ज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस चार्ज के साथ होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा मिलता है नेट चार्ज, दिस इज कॉल्ड नेट चार्ज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी इसकी क्वांटिटी फिक्स बनी रहती है। क्या फिक्स बनी रहती है, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब n की जगह आपको इंटीजर मिलेंगे, इंटीजर यानी +-1 मिलेगा, 0 मिलेगा, +-2 मिलेगा, इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का नेट चार्ज मिलने वाला है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये होता है चार्ज। अब इसी चार्ज का यदि हम पर यूनिट टाइम फ्लो देखें या हम इसके रेट की बात करें तो उसे बोला जाता है करंट। अब सपोज आपने इस डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंसीडर किया, तो यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट के फ्लो की बात करते हैं, और इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कौन देता है, वो पोटेंशियल देता है। अब क्या है ये पोटेंशियल, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं यही सब डिफाइन करने वाला हूं। आज तो सिर्फ आप इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने ऐसा लिया है, ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी बताओ, ये कहलाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखो आप। ठीक है, इसकी यूनिट वैसे तो कूलाम पर सेकंड बोली जा सकती है, लेकिन इसी कूलाम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्यों, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, तो कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोल दिया जाता है। कैपिटल ए से इसकी यूनिट को दिखाते हैं। यदि हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज सिंपली डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यहां पे लिखना फ्लोइंग पर सेकेंड। यदि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो कराना है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो करवाते हैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, तो वहां पे कितना हम करंट जनरेट करवा सकते हैं, 1 एम्पियर करंट जनरेट करवा सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर की। इट इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वायर इज एक्चुअली कंडक्टर। तो ये डेफिनेशन आपने समझ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को सीख लिया। बेसिक जो भी पहले आपने पढ़ा है मैंने शॉर्ट स्वीट रिवाइज भी करा दिया। आपको और डिटेल से पढ़ना है तो पुरानी दोनों वीडियोस आप प्रॉपर्ली देखें। ये 3rd वीडियो है, अब 3rd क्लास है आज की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, और क्या क्या मैंने किया उसको एक बार मैं समराइज कर दूं। मैंने सब पार्टिकल्स बताए हैं, कौन कौन से हैं सब पार्टिकल्स, उसको मैं एक बार रिकॉल कराता हूं। आपके पास 3 सब पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और एक आपके पास न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, एक चीज मैं और बता रहा था यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना है, जब ये पॉजिटिव आयन बनता है तो इसको बोला जाता है एन आयन। ठीक है, जब ये एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तब तो प्रोटॉन कहलाता है, लेकिन जब ये आयन के फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव को एन आयन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को कैट आयन बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, कभी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम सब पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एटम की। एटम
तीन सब पार्टिकल से मिलके बनता है, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिटल फॉर्म में चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किस फॉर्म में, किस वैल्यू के साथ? 2n² से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो कि किस ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 ऑर्बिट होती हैं, k, l, m और n, और आगे भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में n की जगह 3 रखो तो 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे में n की जगह 4 रख दो तो 32 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। इन सब पार्टिकल से रिलेटेड मैं चाहूंगा कि आप याद रखो इनका चार्ज, और मैं चाहूंगा कि आप याद रखो इनका मास। तो ये टेबल जैसे मैंने बनाई है आप भी आज बना लो और याद कर लो। तो इनका चार्ज पॉजिटिव तो होता है, पर कितना पॉजिटिव? तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो होता है, पर कितना नेगेटिव? इतना। सेम ही ये नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही होता है कूलम में, लेकिन माइनस के साथ। ये 0 कूलम होगा। ठीक है, मास में याद रखें तो प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो कम होता है। 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है ये। ठीक है, 27 लिखिएगा ये। और इसका मास होता है न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है, पर फिर भी ज्यादा यदि पूछा जाए है कौन, तो ज्यादा कौन है? न्यूट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा मास होता किसका है? न्यूट्रॉन का। कितना मास होता है न्यूट्रॉन के पास? ये आप देख सकते हैं कितना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद प्रोटॉन के पास, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन के पास है। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये पूरा न्यूक्लियस बनाने का काम यही दोनों करते हैं। इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब चलिए इलेक्ट्रॉन का मास भी मैं बता देता हूं। ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो अब तक आप लोगों ने ये टेबल बना ली है। इस टेबल को अच्छे से संभाल के रखें और इसको अच्छे से याद भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा याद रखना। तो अब तक आपने बेसिक आइडिया ले लिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। पहले मैं होमवर्क का एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो इस होमवर्क के क्वेश्चन को चलिए जल्दी से देख लेते हैं, और फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास के मैं लूंगा। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है 15,000 कूलम्ब का। तो सबसे पहले तो इस चार्ज को लिख दो। क्या एसआई फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो 15,000 15,000 कूलम थ्रू एन इलेक्ट्रिक आयरन। कहां से फ्लो कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जा रही है, मतलब आपने प्रेस करने के लिए यूज किया है इसका। 5 मिनट के लिए आपने प्रेस किया। सपोज आप एक शर्ट अपनी प्रेस कर रहे हो और 5 मिनट के लिए आपने उसको प्रेस किया इसका यूज करके। 5 मिनट को पहले तो आप इसको सेकंड में बदलो, क्योंकि एसआई यूनिट सेकंड होती है। ठीक, तो 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं। तो 60 का इंटू कर दो तो इट्स कमिंग आउट टू बी 300 सेकंड। तो 300 सेकंड आपको मिल गया टाइम। अब आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट निकालना। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। I इज इक्वल टू होता है Q/T। अब Q की वैल्यू यार हमें पता है, कितनी पता है? 1500 कूलम्ब। ठीक, और 15,000 कूलम्ब, और टाइम पता है 300 सेकेंड। तो सबसे पहले तो यूनिट इसकी SI यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड, जिसे एम्पियर लिख दो। 00 आप कैंसिल कर दो, और कितनी बार? 5 टाइम्स 50 आपको मिल रहा है। 50 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक, तो 50 एम्पियर इज योर आंसर। SI फॉर्म में ही है ये। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उस फिलामेंट में इतना ज्यादा करंट ड्रॉ होगा यदि ऐसा कुछ हुआ तो आपका आंसर शायद ये आया होगा। चलिए नेक्स्ट आज के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए, और ध्यान से आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पहले तो देखें। ठीक, तो इसमें बोला गया है, पढ़िए, शुरू करते हैं इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना चार्ज, तो सबसे पहले चलो इसको लिख लेता हूं मैं। कितना चार्ज? 11.2 इंटू 10 की पावर -19। इतना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में। नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव ही फ्लो होता है। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है।
ठीक, तो ये माइनस में चार्ज फ्लो हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना। या सॉल्ट, देन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस है, मतलब हमसे n पूछा जा रहा है, ठीक है, सिंपली हमसे पूछा जा रहा है n। तो होता क्या है भाई, होता ये है कि Q हमारा NE के इक्वल होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप जानते हो चार्ज की? जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पे काम करते हैं तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे दो सेम चार्ज हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के चार्ज हों या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के चार्ज हों, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ये दोनों क्या करते हैं, सेम चार्ज रिपल करते हैं। जबकि जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में आएंगे या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो अभी आज देख लो। तीसरी प्रॉपर्टी एक हो सकती है चार्ज से रिलेटेड, क्वांटाइजेशन, जो आपने समझ लिया। एक चार्ज हमेशा क्या होता है, किसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन? चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिससे आप कहते हो कि चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी को तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो चलिए इस क्वांटाइजेशन का यूज ही हम यहां पे कर रहे हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता है तो आप उसकी एक टेबल बना लें या लिस्ट कर लें उसको। फिलहाल ये 3 प्रॉपर्टीज आप अभी लिख लें। तो यहां से n निकालना होता तो Q ओवर E आपका n आ जाएगा, ठीक। Q की वैल्यू चलिए यहां पे रख दें 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और E की वैल्यू आपको याद हो गई होगी अब तक, कितना होता है E? E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये भी कूलाम में होता है, ऊपर भी कूलाम नीचे भी कूलाम, तो भाई कूलाम कूलाम तो सब कटी गए, ये दोनों काट दो। अब ऑब्वियसली ये नंबर है तो नंबर तो विदाउट यूनिट ही आएगा ना, नंबर के पास थोड़ी ना कोई यूनिट होगी, तो यहां पे यूनिट नहीं मिलने वाली। अब इस n को मैं लिख सकता हूं 11.2, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मैंने हटा दिया, नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हटा दिया। और ये 16 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 16 7 टाइम्स 112 आता है, तो यहां से हमें पता चल गया n 7 है। अब आप ये बताओ कि एक्सेस में है n या फिर कम है n, ये बता दो आप। तो यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज आया है, यदि एक कंडक्टर के पास माइनस में चार्ज आया है तो ये कब पॉसिबल है? मैंने आपको बताया था कि सपोज एक एबोनॉइड की रॉड है और उस एबोनॉइड की रॉड को मैंने रब किया सिल्क के साथ, तो ऐसे केस में एबोनॉइड के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बात आपको बताई गई थी। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि सिल्क से इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड रॉड में चले जाते हैं, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है माइनस चार्ज का होना। यानी यहां पे यदि पूछा गया है एक्सेस है या सॉल्ट है इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या बोलोगे? एक्सेस है। क्यों? क्योंकि एक्सेस होगा तभी तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि यदि एक्सेस की जगह सॉल्ट ऑफ चार्ज होता तो फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता, सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो राइट नाउ क्या बोलोगे आप? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये लॉजिकल पॉइंट है, आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोला है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर सेड टू बी एक्सेस इन क्वांटिटी। चलिए आज का हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहूंगा आप अच्छे से पढ़ें। पहले एक करंट है 0.5 एम्पियर का, तो सबसे पहला काम आप लिख लें I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्या ये SI यूनिट में है? बिल्कुल SI यूनिट में है, कोई टेंशन नहीं। आगे पढ़ते हैं। एक फिलामेंट से निकल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर, टाइम दिया हुआ है हाफ एन आवर। पहले तो आप इस हाफ आवर को बदल दो सेकेंड में, क्योंकि SI यूनिट सेकेंड होती है, तो हाफ का इंटू मैंने किया किसके साथ? 60 के साथ, तो मिनट में बदल गया, फिर 60 के साथ तो सेकेंड में बदल गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, आज भी कर लो आप। तो ये आ गया 1800 सेकेंड आ गया ये, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम सब जानते हैं कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट होता है Q/T। अब हमसे Q पूछे कोई, तो Q क्या निकलेगा? Q निकलेगा बच्चों I इंटू टी।
तो आज की क्लास में हमसे इस क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में क्यू पूछा गया है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ क्यू की जगह I इंटू टी, आई की जगह 0.5 और टी की जगह 1800। तो ये कितना आएगा, 18 5 90 होता है और 3 जीरो तो इसमें है ही, और ये 0.1 है तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 99,000 क्या, कूलाम्ब। ठीक है, सब कुछ एसआई में था तो 9000 कूलाम्ब, ये क्या निकल गया, चार्ज निकल गया। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर मैंने लेके काम किया है, तो कितना निकल गया, 9000 कूलाम्ब निकल गया। तो समझ गए होंगे शायद। कोई प्रॉब्लम है कहीं भी तो इंडिकेट करिए, कहीं भी कोई इशू है तो बता दे। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, अब ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, जो एक पॉइंट ए से बी में, कोई कंडक्टर मान लो आप, ठीक है। चलिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर कहां पहुंच रहे हैं, बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम लैख की बात करते हैं तो 1 लाख या 1 लैख में 5 जीरोज होते हैं। ठीक है, 5 जीरोज होते हैं। अब कैसे, वो देख लो आप। यूनिट बोलते हैं टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लैख। ठीक है, हिंदी में पढ़ो तो ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख ऐसे लिखा जाता है। फिर आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में प्यारे बच्चों 7 जीरोज होते हैं। ये तो आप याद भी रखो। अब आजकल तो जैसे अभी आप लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा कल का, सुना कि नहीं सुना? चलिए मैं उसकी डिस्कशन करता हूं उसका। अब इसको देखते हैं। तो यूनिट, फिर आपका टेंस, फिर आपका 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैख, फिर 10 लाख, फिर आपका करोड़ आ गया। तो कितने जीरो आ गए इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, 1 करोड़ में आपके पास 7 जीरोज होते हैं, ये मैंने जीरोज लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको 1 मिलियन हम लोग बोलते हैं 10 लाख को, ये भी याद रखना आप। कभी भी 1 मिलियन वर्ड यूज होता है ना, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इंडियन फॉर्म में ये नहीं है, ये हम लोग इंग्लिश फॉर्म में यूज करते हैं मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक, ये भी क्लियर रखना। अब हम बात करते हैं बिलियन की। तो 1 बिलियन में क्या होगा वो देखते हैं। तो 1 बिलियन में प्यारे बच्चों ऐसे काउंट करो, पहले तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर स्टार्ट होता है आपका अरब। ठीक है, तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज होते हैं 1 बिलियन में। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो 2 का गैप यहाँ पे आ गया। 1 लाख में 5 जीरोज और 1 करोड़ में 7 जीरोज, 1 बिलियन में 9 जीरोज। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मोदी जी के अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। तो क्या अनाउंसमेंट किया है भाई इन्होंने अनाउंस किया है कि आपको 20 लाख करोड़ अमाउंट का क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, 7, और 20 लाख में देख लेते हैं, ये हो गया यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10,000। तो कितना हो गया ये, ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये लाख ही है अभी, तो एक और बढ़ा दो तो 20 लाख हो गया। ये 20 लाख हो गया, और साथ ही साथ इसमें 1 करोड़ का इंटू कर दो। तो 20 लाख करोड़ मतलब 20 लाख में 1 करोड़ का इंटू कर दो। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो 1 2 3 4
5 6 7। अब इस 2 में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है 20 लाख करोड़ में कितने जीरोज हैं, चल रहा है ना ट्रेंडिंग में। तो चलो इस ट्रेंड को हम लोग भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 जीरोज तो किसके आ गए, 3 4 5 6 7 जीरोज तो आ गए 1 करोड़ के। और इसके पास कितने जीरोज हैं 20 लाख में, यार 1 लाख में होते हैं 5, तो इसमें 6 जीरोज हैं। ठीक है, तो 6 जीरोज और बढ़ा दो। ठीक है, 6 जीरोज और बढ़ा दिया हमने। टोटल काउंट कर लो, यहां पे 7 यहां पे 6, 13 जीरोज होते हैं। तो ये कंडीशन यदि आपसे कोई पूछे, और ये ट्रेंड में है अभी 1-2 दिन से, बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं इस बात को कि भाई 20 लाख करोड़ में कितने जीरोज हैं, तो 13 जीरोज आपको मिलेंगे 20 लाख करोड़ में। अब इस 20 लाख करोड़ को बांटना किसके बीच में है, सपोज, वैसे तो बांटना इस टाइप से नहीं बांटना है, पर यदि सपोज इसको बांटना है, हम लोग कितने हैं टोटल 20 लाख करोड़ में, हम लोग कितने हैं, इंडियन कितने हैं। वैसे तो इंडियन 100 करोड़ 125 करोड़ आपने सुना होगा, गांधी बोलते रहते हैं ना हमारे मोदी जी। तो 20 लाख करोड़ में यदि इस 125 करोड़ को, या 130 करोड़ आप सिंपली बोलो, इसको डिवाइड करोगे तो 15K के अप्रॉक्स, 15,000 के अप्रॉक्स अमाउंट आएगा इंडिविजुअली हर बंदे को। अब सबको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑब्वियसली, ये इस पर अब क्या काम होता है वो देखते हैं आगे। ठीक, चलिए हम लोग कहाँ आ गए, क्या कर रहे थे, क्या हो गया, कोई ऑल राइट। ये भी आपका एक नया सिनेरियो है जो आपने सीख लिया। यहाँ पे एक चीज बहुत सिंपल सी है जो हमें क्लियर हो चुकी है इतने डिस्कशन के बाद, कि 1 बिलियन का मतलब है 10 की पावर 9। ठीक है, इस 1 बिलियन का मतलब है 90 मतलब 10 की पावर 9। तो इस डिस्कशन से एक बेनिफिट हमें मिल गया कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन का मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, जो ए से बी में पास हो रहे हैं। टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है 10 की पावर -4 सेकेंड, तो टाइम भी हमें गिवन है। ठीक, ऑल राइट। पूछा क्या है हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा करंट का। तो हमें चार्ज तो गिवन नहीं है, चार्ज कैसे निकालें, चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज की वैल्यू होती है n × E, तो पहले तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका कलर मैं बदल देता हूं, n × E। n क्या है, n तो हमें पता है 10 की पावर 9 है, और E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10 की पावर -19, और ये किस में निकलता है, कूलम में। यदि हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो आप कह सकते हो x की पावर m मल्टीप्लाइड विद x की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n, यानी 10 की पावर 9 प्लस -19 यानी 10 की पावर -10, ये आ जाएगा चार्ज। अब हमें चार्ज मिल चुका है, हमें टाइम मिल चुका है, तो यू आर गिवन विद चार्ज एज वेल एज टाइम। तो टी चाहिए, तो टी हमने अभी अब पढ़ा है, कल भी पढ़ा था कि ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q की जगह हम रख देंगे 1.6 मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -10, और नीचे T की जगह रख देंगे 10 की पावर -4, और ये ऊपर कूलम है, नीचे सेकंड है। कूलम पर सेकंड क्या होता है, ये आई लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आई है Q/T। तो ये कितना होता है, एम्पियर में होता है। तो कितना आ गया हमारा आई, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 1.6 है। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 10 की पावर -10 प्लस हो जाएगा जाके ये 4। ठीक, तो कितना आई निकल के आ गया, ये आई निकल के आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक, अब थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको और देना चाहूंगा, ये करंट निकला है। ठीक है, अब क्या मैं आइडिया देना चाह रहा हूं वो सुनो आप। कुछ यूनिट्स और भी होती हैं करंट की, जैसे एक तो आपने बिलियन की बात की, कुछ यूनिट्स करंट की क्या हो सकती हैं वो आप देख लो। एक करंट की यूनिट होती है मिली एम्पियर। ठीक है, अभी 1 मिली एम्पियर कभी भी बोला जाए तो आप पावर -3 में जाओगे, 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसी एक यूनिट होती है माइक्रो, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितना करना पड़ेगा हमें, 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो यदि कभी यूज करना पड़े, ये छोटी यूनिट्स हैं करंट की, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और इस करंट को मेजर करने के लिए मैं लेटर ऑन बताने वाला हूं, एक डिवाइस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं
अमीटर जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहां तक कि ऐसे अमीटर्स भी आते हैं जो मिली और माइक्रो में भी करंट की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, या जिनसे हम वैल्यू पता लगा सकते हैं। हाँ, यहां पे मैं क्यों बता रहा था ये माइक्रो, क्योंकि ये जो 10 की पावर -6 एम्पियर ये वैल्यू दिख गई ना, ये इसको माइक्रो में बदल देगा। यानी हम इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 माइक्रो एम्पियर। इस फॉर्म में भी आपको आंसर मिल सकता है यदि आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, या इस फॉर्म में भी आंसर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी छोड़ना गलत नहीं होगा, लेकिन ये छोड़ना भी इंटरेस्टिंग बनाएगा क्वेश्चन को। बस इतना आप लिख देना कि 10 की पावर -6 एम्पियर का मतलब होता है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे आपको मजा आया होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने बता दी आपको। 20 लाख करोड़ का कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, और आपके हिस्से में 15,000 आने वाला है ये मैंने बता दिया। लगभग बोला है, थोड़ा ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो करिए, ये सब रिसर्च करते रहिए, तभी तो सीख पाएंगे आप। पूरे सीखने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने रियल लाइफ से ऑब्जर्व करें। क्योंकि कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को नहीं पता होता 1 लाख 1 करोड़ इन सब में क्या कैसा कॉन्सेप्ट है, कहाँ से क्या आया, ये सब नहीं आइडिया होता। आप लोगों को होगा, छोटी क्लासेस में ये सब सीखते हैं बच्चे, तो ये सब याद रखें। 1 लाख में 5 जीरोस, 1 करोड़ में 7 जीरोस, 1 बिलियन में 9 जीरोस, और मैंने आज एक रेफरेंस लेके बताया है, तो आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए, आज की क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन। एक स्टीडी करंट है, स्टीडी का मतलब होता है फिक्स करंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो एक स्टीडी करंट है, और उस स्टीडी करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। चलिए, इस करंट को मैं लिख देता हूं, ए नहीं लिखता, आई लिख देता हूं। ठीक है, तो कितना है आई हमारे पास? आई है हमारे पास 0.25। ठीक, तो यहां से लिख देते हैं हम I इज इक्वल टू 0.25। एसआई फॉर्म में है, बिल्कुल एसआई फॉर्म में है। 0.25 एम्पियर ये एसआई यूनिट है। ये फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। ठीक, ऑल राइट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड? कितना टाइम ले रहा है ये टाइम ले रहा है 1 सेकेंड का, तो ये भी एसआई यूनिट है। ठीक, अब इसने पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा 1 सेकेंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है इसने। तो एक काम मैं करता हूं, सबसे पहले तो मैं चार्ज निकालता हूं। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक, तो कितना आएगा चार्ज? यहां पे मैं रख देता हूं, यहां पे 0.25 ठीक एम्पियर में, और टाइम 1 सेकेंड, तो चार्ज आ गया 0.25 कूलम्ब। ठीक है, ये कूलम्ब भी डायरेक्ट आ गया। चलिए, ऑल राइट। अब हम जानते हैं कि चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से N आ जाएगा Q ओवर E। अब इस Q की जगह मैं रख देता हूं 0.25, तो Q की जगह मैंने रख दिया 0.25, और नीचे E की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? E की जगह मुझे रखना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, चलिए इसे मैं कन्वर्ट करूंगा। अब ध्यान से देखना आप मैं कर क्या रहा हूं। यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं 25, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा 100। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो 100 नीचे डिवाइड होगा। इसे मैं लिख दे रहा हूं 16, तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर मुझे 1 जीरो रखना पड़ेगा 1 के बाद। और इस 10 की पावर -19 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19। यहां से क्या होगा? यहां से ये आपका 1 जीरो इस 1 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। और क्या होगा? ये जो 10 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, यानी -10 मतलब हो जाएगा। तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे हो गया 25/16। ये ऊपर जाके एक पावर कम कर देगा 19 की, सिंपल बोलो तो ये 10 की पावर 18 हो जाएगा। अब 25/16 को आप कहीं भी सॉल्व कर लो, और यहां पे बस लिख दो क्या आ रहा है ये, तो आपका आंसर आ चुका है। 16 में 1 टाइम्स ही जा रहा है ये, तो कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। ठीक है, अब यहां पॉइंट आप लगाओगे तो 16 5 वैसे होगा, 7 टाइम्स 6 टाइम्स में तो 96 हो जाता है। चलिए मैं 6 टाइम्स ही लिख देता हूं डायरेक्टली, 1.6 अप्रॉक्स में लिख रहा हूं। ठीक है, अप्रॉक्स है ये, इंटू कितना? 10 की पावर 18। ये हो गया मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू दैट सेक्शन
उस सेक्शन में फ्लो होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आपको बता दिया है। तो एक ये भी प्यारा क्वेश्चन है, पहले हमें चार्ज निकालना है और फिर हमें क्वांटाइजेशन का यूज करना है। तो आज के क्वेश्चन मैंने और अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। तो आज मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, साथ ही साथ एक आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन करवाया है, लेकिन सभी क्वेश्चंस आज के मैंने बहुत ही आप कह सकते हो कि लॉजिकल टाइप के या हॉट टाइप के हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आपने आज कंसीडर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा, आपने प्रॉपर्ली समझ लिया है कि चार्ज क्या है, करंट क्या है और ये चार्ज बनता कैसे है। तो मेरा एक्चुअल में उद्देश्य भी यही है, मेरा पर्पस भी यही है कि मैं बेसिक से आपको सिखा पाऊं। अब यदि इतना आपको आइडिया हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस ये सब बहुत ईजिली सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट्स, एक्टिव, पैसिव और ऑक्सिलरी टाइप के एलिमेंट्स और साथ ही साथ ओम्स लॉ, इन पर काम करता हूं। तो आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।